ये मूवी मार्वल कहानी की तीसरी मूवी है। कहानी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से शुरू होती है और हम हावर्ड स्टार्क के बेटे टोनी स्टार्क को देखते हैं। हावर्ड स्टार्क को हम मार्वल कहानी की पहली मूवी कैप्टन अमेरिका में देख चुके हैं। अगर आपने इस कहानी की पहली 2 मूवीज का एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो उन्हें जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन के साथ ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए वापस मूवी की कहानी पर आते हैं। टोनी कुछ फौजियों के साथ बातें करते हुए कहीं जा रहा था, तभी अचानक से उन पर हमला होता है। ये देख सभी फौजी गाड़ी से बाहर आकर लड़ने लगते हैं, लेकिन सभी मारे जाते हैं। टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और किसी को कॉल करने ही वाला था कि उसी के द्वारा बनाया गया एक बॉम्ब उसके पास में आकर गिरता है। वो भागने लगता है लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे टोनी जख्मी हो जाता है और उसके सीने में बॉम्ब के टुकड़े घुस जाते हैं। सीन बदलता है और हम टोनी को कुछ आतंकवादियों के गिरफ्त में देखते हैं, जो कुछ कहते हुए उसकी वीडियो बना रहे थे। अब हम 36 घंटे पहले के समय में आ जाते हैं, जहां पर टोनी स्टार्क को आधुनिक हथियारों के आविष्कार के लिए अवार्ड दिया जा रहा, लेकिन स्टार्क को अवार्ड का शौक नहीं होने के कारण वो सेमिनार में नहीं आता और उसका अवार्ड हावर्ड स्टार्क के पुराने दोस्त और पार्टनर ओबिडाई स्टेन को दिया जाता है, जो कि हावर्ड स्टार्क के जाने के बाद टोनी का पार्टनर है। अब हम रोडीज और टोनी को एक कैसीनो में देखते हैं। रोडीज टोनी का अच्छा दोस्त और यूएस एयर फोर्स में ऑफिसर है। यहीं पर एक रिपोर्टर टोनी का इंटरव्यू लेते हुए उसके हथियार बनाने के काम पर सवाल खड़े करती है, लेकिन टोनी उसे कहता है कि हथियारों से ही हमारा देश सुरक्षित है। इधर पेपर पोर्ट्स, जो कि टोनी की पर्सनल असिस्टेंट है, उसे याद दिलाती है कि उसे हथियारों की डील के लिए जाना है और वो पहले से बहुत लेट है। अब वो एयरपोर्ट पहुंचता है जहां रोडीज उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों हथियारों के डील के लिए अफगानिस्तान निकल पड़ते हैं। यहाँ पहुंचते ही टोनी यूएस आर्मी के ऑफिसर्स से मिलता है और उन्हें स्टार्क इंडस्ट्री के बेहतरीन हथियारों का नमूना पेश करता है। इसी के साथ वो ओबिडाई स्टेन को डील पक्की होने की खुशखबरी देता है और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उन पर हमला होता है और वो ही सीन रिपीट होता है जो मूवी की शुरुआत में हुआ था। अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां टोनी को होश आता है और वो देखता है कि एक आदमी ने उसके सीने में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी है, जिसे एक कार की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है ताकि बॉम्ब के टुकड़ों को उसके दिल तक जाने से रोका जा सके। उस आदमी का नाम डॉक्टर यिनसेन था। उसे भी आतंकवादियों ने कैद कर रखा था। तभी कुछ आतंकवादी आते हैं जो टोनी को उनके लिए मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन टोनी मना कर देता है। उसे इसके लिए फोर्स किया जाता है और गुफा से बाहर ले जाकर उसे बताया जाता है कि उनके पास मिसाइल बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट है। यही टोनी को पता चलता है कि उसके द्वारा बनाए गए हथियार आतंकवादियों के पास है। आतंकवादी उसे कहते हैं कि मिसाइल बन जाने के बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन टोनी और यिनसेन अच्छे से जानते थे कि मिसाइल बनने के बाद वो उन दोनों को मार देंगे। इसलिए टोनी और यिनसेन दोनों चाल चलते हैं और उन्हें मिसाइल बनाने के लिए हाँ कर देते हैं और सामान की लिस्ट बना कर देते हैं। उन सामान से टोनी सबसे पहले एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि कार की बैटरी से उसे छुटकारा मिले, और इसी के साथ ये रिएक्टर उसके मेटल के सूट को पावर देने का काम करेगा, जिस सूट को बनाने का प्लान टोनी के दिमाग में था, और उसी सूट की मदद से वो यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। यिनसेन टोनी के सीने में रिएक्टर फिट कर देता है। आतंकवादियों का हेड कैमरे में उन पर नजर रखे हुए था। पहले तो उसे लगा कि टोनी ये सब मिसाइल बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन बाद में उसे कुछ शक होता है और वो कैद खाने में आकर यिनसेन को मारने लगता है, लेकिन टोनी कहता है ये काम जानता है, मुझे मिसाइल बनाने के लिए इसकी जरूरत है। इस कारण उसे छोड़ दिया जाता है और उन्हें मिसाइल तैयार करने के लिए 1 दिन की मोहलत दी जाती है। अब वो सूट तैयार करने में स्पीड बढ़ा देते हैं। सूट तैयार करके टोनी उसे पहन लेता है। ये सब देख आतंकवादियों का हेड उन्हें रोकने के लिए कुछ आतंकवादियों को कैद खाने में भेजना है। इधर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा था, इसलिए यिनसेन टोनी की मदद करता है और अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों की गन लेकर उनके सामने दौड़ पड़ता है, जिससे कि टोनी के सूट की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सके। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही टोनी सभी आतंकवादियों को मारना शुरू कर देता है। उसके सूट पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। आगे बढ़ते हुए वो आतंकवादियों के हेड के सामने आ जाता है। उस पर हमला करके जख्मी यिनसेन को साथ चलने को कहता
जाता है, लेकिन यिनसेन कहता है मैं अब आगे नहीं चल सकता, तुम यहाँ से जाओ। टोनी गुफा के बाहर आकर सभी आतंकवादियों को मारने के साथ साथ वहाँ पड़े सभी हथियारों को जला देता है। ये उसी की कंपनी के हथियार थे जो आतंकवादियों के हाथ लग गए थे। अंत में पूरे अड्डे को उड़ा देता है और सूट की मदद से दूर एक रेगिस्तान में आकर गिरता है। पूरा सूट टूटकर बिखर जाता है। अब वो घर के लिए पैदल ही निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ा चलने के बाद कुछ हेलीकॉप्टर उसे ढूंढ लेते हैं, जिसमें उसका दोस्त रोडीज होता है। वो उसे एयरपोर्ट पर लाकर छोड़ता है, जहाँ उसकी असिस्टेंट पेपर पोर्ट्स उसका इंतजार कर रही थी। वो टोनी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है, लेकिन टोनी के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कहता है। कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही टोनी ओबिडा स्टेन से मिलता है, जो उसे स्टेज तक ले जाता है। यहीं पर पेपर पोर्ट्स शील्ड के एजेंट कॉल्सन से मिलती है। कॉल्सन टोनी से अपॉइंटमेंट लेना चाहता था। इधर टोनी ऐलान करता है कि आज के बाद मैं हथियार बनाने का काम बंद कर रहा हूँ। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। सीन बदलता है और स्टैन टोनी से मिलने आता है और कहता है कि तुमने ये फैसला क्यों लिया, इससे हमारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। लेकिन टोनी कहता है कि मैं अब हथियार नहीं बनाना चाहता, बल्कि अब मैं आर्क रिएक्टर पर काम करूंगा। और साथ ही वो स्टैन को अपने सीने पर लगा आर्क रिएक्टर भी दिखाता है। स्टैन कहता है तुम हथियार वाला सारा काम मुझे दे दो। नेक्स्ट सीन में पेपर पोर्ट्स टोनी का रिएक्टर अपग्रेड करती है और टोनी पुराने रिएक्टर को कबाड़ में फेंकने को कहता है। पेपर पोर्ट्स उसे लेकर चली जाती है। अब टोनी अपने दोस्त रोडीज से एक नए प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन रोडीज उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसलिए टोनी अकेला ही नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता है और अपने AI कंप्यूटर प्रोग्राम जारविस को नए प्रोजेक्ट का नाम मार्क 2 रखने के लिए कहता है। तभी सीन बदलता है और हम रेगिस्तान में आतंकवादियों को टोनी के टूटे सूट के टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए देखते हैं। दरअसल कुछ आतंकवादी और उनका हेड जिंदा बच जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी अपने सूट को अपग्रेड करने में लग जाता है। वह सूट को टेस्ट कर रहा होता है, तभी स्टैन टोनी से मिलने आता है और उसे रिएक्टर को इंजीनियर्स से चेक करवाने के लिए कहता है, लेकिन टोनी मना कर देता है और अपना काम करने के लिए वापस लैब में चला जाता है। वह सूट को टेस्ट करने लगता है। सूट कंप्लीट करने के बाद उसमें जारविस को इंस्टॉल कर देता है और लैब से बाहर टेस्ट करने ले जाता है। पूरे शहर में घूमने के बाद वो चांद की तरफ ऊपर बढ़ने लगता है, लेकिन ज्यादा ऊपर जाने से उसके सूट पर बर्फ जम जाती है और वो बंद हो जाता है। टोनी नीचे गिरने लगता है, लेकिन सूट को वापस ऑन करके घर आ जाता है और वो देखता है पेपर पोर्ट्स उसके लिए बॉक्स में कुछ लेकर आई है। दरअसल उस बॉक्स में टोनी का पुराना आर्क रिएक्टर था, जिस पर लिखा था कि टोनी के अंदर दिल होने का ये सबूत है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि आतंकवादी टूटे हुए सूट के टुकड़ों को जोड़ रहे थे। इधर टोनी अपने सूट को पूरी तरह से कंप्लीट करके अपनी कंपनी की पार्टी में जाता है, जहां उसे उसी रिपोर्टर से पता चलता है कि उसकी कंपनी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रही है और उन हथियारों से आतंकवादी अफगानिस्तान में आतंक फैला रहे हैं। वो इस बारे में स्टैन से बात करता है, लेकिन स्टैन कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। घर आकर टोनी टीवी में उन मासूम लोगों को देखता है जो आतंकवादियों के द्वारा सताए जा रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए टोनी अपना सूट पहनकर निकल पड़ता है। इधर आतंकवादी एक गांव के लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं, तभी टोनी यहाँ पहुंचकर सभी को मार देता है। यहाँ पर उसी की कंपनी के हथियार थे जिन्हें वो उड़ा देता है। इसकी सूचना US आर्मी के पास आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कोई मिसाइल है या फाइटर प्लेन, क्योंकि टोनी और उसका सूट साइज में मिसाइल और फाइटर प्लेन से बहुत ज्यादा छोटे थे। अब वो उसे उड़ाने के लिए अपने जहाज भेज देते हैं। वो टोनी पर हमला करने लगते हैं। रोडीज टोनी को कॉल लगाकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा कोई नया हथियार है। टोनी कहता है ये मेरा सूट है और मैं इसके अंदर हूँ, मुझ पर हमला मत करो। दूसरी तरफ हम आतंकवादियों के हेड को स्टैन से मिलते हुए देखते हैं। दरअसल स्टैन ने टोनी को मरवाने की साजिश रची थी और उसी ने आतंकवादियों को अवैध रूप से हथियार सप्लाई किए थे। ये यहाँ टोनी के पुराने टूटे हुए सूट को लेने आया था और अब ये आतंकवादियों और उनके हेड को मार देता है और सब कुछ लेकर यहाँ से निकल जाता है। इधर टोनी पेपर पोर्ट्स को अपनी कंपनी के ऑफिस भेजता है। पेपर पोर्ट्स यहाँ रिसेंटली भेजे गए हथियारों की सूची लेने आती है। जानकारी कॉपी करते हुए उसे पता चलता है कि स्टैन ने ही टोनी को मरवाने की कोशिश की थी। तभी स्टैन आ जाता है, लेकिन उसे पेपर पोर्ट्स पर कोई शक नहीं होता और वो पेपर को टोनी को समझाने के लिए कहता है। जानकारी कॉपी होते ही पेपर यहाँ से निकल जाती है, लेकिन कंप्यूटर देखने पर स्टैन को पता चलता है कि पेपर ने कुछ डेटा कॉपी किया है। अब स्टैन अपने साइंटिस्ट को कहता है कि फैक्ट्री में लगे
जगह बड़े रिएक्टर जैसा ही छोटा रिएक्टर बनाओ जिसे सूट में लगाया जा सके, लेकिन वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब स्टैन टोनी को बेहोश करके उसके सीने का रिएक्टर निकाल कर ले जाता है। दूसरी तरफ पेपर पोर्ट्स रोडीज को बता देती है कि स्टैन ने ही टोनी को मरवाने की कोशिश की थी और अब टोनी की जान खतरे में है, तुम जाकर उसे देखो। इधर टोनी लड़खड़ाता हुआ अपनी लैब में आ जाता है जहाँ उसका पुराना आर्क रिएक्टर पड़ा था। वो उसे लेने लगता है परंतु नीचे गिर पड़ता है। जारविस उसे रिएक्टर देता है। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि स्टैन उस रिएक्टर को एक बड़े सूट में कनेक्ट कर देता है। रोडीज टोनी के घर आता है जब तक टोनी अपने सीने में रिएक्टर लगा देता है। दूसरी तरफ पेपर पोर्ट्स और शील्ड ऑफिसर्स स्टैन को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टैन सूट पहनकर उन पर हमला कर देता है। वो पेपर पोर्ट्स को मारने ही वाला होता है, तभी टोनी अपने सूट के साथ स्टैन पर हमला कर देता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते हुए टोनी को आइडिया आता है और वो स्टैन को आसमान में बहुत ऊपर ले जाता है ताकि उसका सूट बंद हो जाए। ऐसा होता भी है, लेकिन सूट वापस ऑन हो जाता है और वो टोनी पर वापस हमला शुरू कर देता है। इसलिए अब टोनी पेपर को कहता है कि वो कंपनी में लगे सबसे बड़े रिएक्टर का सर्किट बंद करके उसे उड़ा दे। पेपर वैसा ही करती है और स्टैन मारा जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद अब कोल्सन टोनी को एक स्क्रिप्ट देता है जिसे टोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था ताकि कोई ये न जान पाए कि सूट में कौन था, लेकिन टोनी सबको बता देता है कि वही आयरन मैन है और यही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी टोनी के पास आकर कहता है कि तुम अकेले इस धरती पर सुपर हीरो नहीं हो, मैं सुपर हीरोज की एक टीम बना रहा हूँ जिससे इस धरती को बाहरी ब्रह्मांड के खतरों से बचाया जा सके और तुम्हें हमारी टीम में शामिल होना चाहिए। इससे आगे क्या हुआ ये हम अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगले पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब